नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में समझेंगे दोस्तों, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में दोस्तों किए गए। इन सभी अनुच्छेद के प्रावधानों को दोस्तों हम लोग समझेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का इतिहास क्या रहा है। साबित कदाचार के बारे में समझेंगे। कॉलेजियम प्रणाली क्या है उसके बारे में समझेंगे। NJAC 2014 में जो आया था उसके बारे में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद जो भी 124 से 145 तक है दोस्तों, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और भी जितने भी प्रावधान दोस्तों हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, वो सभी प्रावधानों को दोस्तों इस क्लास में हम लोग समझेंगे। आपको बता दें दोस्तों, जो हम लोग भारतीय संविधान का भाग 5 जो शुरू किए थे, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कार्यपालिका के बारे में, फिर उसके बाद पढ़े थे विधायिका के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका क्या है, यही हमारा भारतीय संविधान के भाग 5 का अंतिम टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद हमारा भाग 5 दोस्तों समाप्त हो जाएगा और भाग 6 की ओर दोस्तों हम लोग अग्रसर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को प्रयास करेंगे अच्छे समझने का, और ताकि जो अगला ऐसा क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आसानी से दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के संक्षिप्त पृष्ठभूमि, मतलब इसके इतिहास के बारे में कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे भारत में हुई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1764 में हुआ था किसका युद्ध। 1764 में होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे वो प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना दोस्तों शुरू कर दिए थे। मतलब कि जब अपना शासन प्रशासन शुरू किए तो कहाँ से किए वो, बंगाल से दोस्तों। बंगाल से अपना शक्ति स्थापित करना वो शुरू कर दिए। तो जब दोस्तों 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि के फलस्वरूप जो हमारे बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं वो आपके रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों क्या करते हैं, बंगाल में द्वैध शासन लागू करते हैं। द्वैध शासन कब से कब तक, तो आपका द्वैध शासन चलता है आपका 1765 से लेकर के 1772 तक का जो समय काल है, ये क्या है, द्वैध शासन का समय काल है। कहाँ पर, बंगाल में। किंतु दोस्तों क्या होता है, फिर आते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग, बनते हैं बंगाल के गवर्नर। वो क्या करते हैं, दो शासनों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 1773 में क्या होता है, आता है एक एक्ट आता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, कि हम भारत में कैसे अपने शासन को रेगुलेट करें। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कलकत्ता में आपका क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कब, 1774 में दोस्तों। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एलिजा इम्पे होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई, वो क्या करेगी, वो बंगाल का देखेगी मामला। फात बिहार और उड़ीसा में जो भी अपराध होते हैं, जो भी शिकायत होते हैं, उसका भी मामला दोस्तों ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट दोस्तों देखेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता हो गई, मद्रास और बम्बई हो गया। उसके बाद कलकत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई दोस्तों। बाद में क्या होता है, मद्रास में 1800 में और बम्बई में 1823 में क्या होता है दोस्तों, आपके सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जॉर्ज तृतीय जो होते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये स्थापना किया था सुप्रीम कोर्ट की। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है, तो क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों क्या आता है, एक भारत उच्च न्यायालय अधिनियम आता है 1861 में, जिसके द्वारा क्या होता है, भारत में, हमारे देश भारत में क्या होता है, हाई कोर्ट की स्थापना के प्रावधान दोस्तों इसमें दिए जाते हैं। इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि भारत जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं वहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों कब होती है, 1862 में। 1862 में क्या होती है, हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में दोस्तों। आगे हम लोग अगर बात करें, फिर 1935 का अधिनियम आता है। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में क्या होता है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दोस्तों लिया भी गया है, वो कहाँ से लिया गया, अनुच्छेद आपका अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया दोस्तों। तो 1935 में क्या होता है, एक संघीय न्यायालय की दोस्तों स्थापना की जाती है, जहाँ पर सभी मामलों के लिए क्या होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय का गौरव होने का दोस्तों इसको प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, 1945 में क्या होता है, हमारा भारत आज़ाद होता है। 1945 में भारत दोस्तों आज़ाद होता है।
और आज़ादी के पूर्व ही हमारे भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाती है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है दोस्तों, बन करके तैयार हो जाता है। जब 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार संविधान लागू होता है, तो इसके साथ ही हमारे भारत में 26 जनवरी को ही क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी दोस्तों क्या आता है, अस्तित्व में आता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना का कभी पूछेगा कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर इसकी पहली बैठक की बात कर ले तो इसकी पहली बैठक इसके 2 दिन बाद होती है, स्थापना के 2 दिन बाद, मतलब कि 28 जनवरी आपका 1950 में इसकी पहली बैठक होती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर जाकर खत्म हुआ। 1573 से शुरू हुआ दोस्तों और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों स्थापना होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हमारा संविधान लागू होता है तो हमारे संविधान में बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के संवैधानिक प्रावधान है, अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में है, तो भाग बता दिए 5 अनुच्छेद बोलेगा तो 124 से लेकर के आपका 147 तक के बीच में सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों उल्लेख किया गया है। अगर बात करें मूल संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या थी वो कितनी थी, तो वो संख्या दोस्तों थी 8, जिसमें से 7 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि एक सीजीआई के साथ 7 क्या होते थे, अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में यही प्रावधान किया गया है कि समय अनुसार जरूरत पड़ने पर संसद क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकती है। तो इस तरह से अगर वर्तमान में बात कर ले तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं दोस्तों, तो कुल आपके हो गए 34। इस 34 में दोस्तों आपके एक सीजीआई हो गए, मतलब मुख्य न्यायाधीश पर 33 दोस्तों क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश। ये क्या है, इस तरह से वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना है, किसको लेकर के, जजों को लेकर के दोस्तों। तो 34 से याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों अब कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। हम बता दिए इससे पहले, अगर आप क्या बन रहे हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत अगर कार्य करना पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई खासा डिग्री वगैरह नियुक्ति के लिए नहीं चाहिए, योग्यता के लिए नहीं चाहिए। लेकिन जब भी आप किसी न्यायाधीश के पद पर हो या किसी भी सरकारी मतलब लाभ के पद पर हो दोस्तों, सिंपल समझिए, लाभ के पद पर अगर हो तो आपके पास कुछ ना कुछ डिग्री या विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त या बनना चाहता है तो उसके पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति होना चाहिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 सालों तक क्या हो, न्यायाधीश रहा हो। 5 सालों तक मतलब कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, यह ध्यान रखिएगा। एक में या 2 में, मतलब या तो एक हाई कोर्ट में 5 साल पूरा कर दिया हो, या तो लगातार दूसरे हाई कोर्ट मिला करके 2 हाई कोर्ट मिला करके 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अगर ये है, या तो दोस्तों क्या होना चाहिए, 10 सालों तक क्या होना चाहिए, उसको अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। या तो एक उच्च न्यायालय में या दूसरे 2 उच्च न्यायालय मिला करके उसको 10 साल पूरा होना चाहिए। याद रखिएगा ये इसके लिए, अधिवक्ता के लिए, मतलब कि वो वकील होना चाहिए। कितने साल तक, 10 सालों तक। या दोस्तों क्या होना चाहिए, वो राष्ट्रपति के नज़र में क्या होना चाहिए, एक महान विधिवेता होना चाहिए, मतलब एक महान न्यायविद होना चाहिए। तब दोस्तों वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य दोस्तों। तो ये सारे बातों को आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नियुक्ति को लेकर के कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों जो होता है वो किनके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, इनकी नियुक्ति होती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24(2) में दोस्तों किया गया है। ये क्या है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति सूचित नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करता है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उनके जो भी न्यायाधीश है उनसे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसके फलस्वरूप वो नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के, किनके, सुप्रीम कोर्ट के। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं शपथ का। शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाने का काम भी दोस्तों कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। शपथ दिलाने का काम भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन करते हैं, शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को समक्ष शपथ लेनी होती है और उस पर
हस्ताक्षर करने होते हैं, मतलब सिग्नेचर शपथ तो लेंगे, साथ ही साथ क्या करने पड़ेंगे उनको, सिग्नेचर भी करने पड़ते हैं दोस्तों। अब बात होता है कि वो शपथ में क्या लेते हैं, मतलब किस तरह का शपथ लेते हैं, क्या उसमें जब शपथ ग्रहण करते हैं तो क्या किस चीज़ का सम्मान बनाए रखेंगे, बात करते हैं। तो बात करें दोस्तों शपथ में ये क्या करते हैं कि भारत के संविधान के प्रति या संप्रभुता हो गया, अखंडता को बनाए रखने तथा भय मतलब डर या पक्षपात के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो किसी तरह कोई दोस्तों आपको क्या भय नहीं होना चाहिए, मतलब डर से आप अपना क्या कीजिए, निर्णय नहीं दीजिए, नहीं किसी का क्या कीजिए, पक्षपात कीजिए, मतलब किसी का सपोर्ट कीजिए कि हाँ ये हमारा जानकार का है तो इसी के पक्ष में, भले ही वो गलत है फिर भी हम उसी के पक्ष में क्या करेंगे, निर्णय देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, यही क्या हो गया, पक्षपात हो गया। और जो देश की संप्रभुता है, अखंडता, उसको भी बनाए रखने का काम करना है दोस्तों, किसको, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों। आगे बात करते हैं वो लोग कार्यकाल और इसका निष्कासन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है और निष्कासन कैसे होता है। तो बता दें कि संविधान में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है कि इनकी न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए, कितने वर्ष में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। किंतु यहाँ पर अधिकतम सीमा की बात किया है। अधिकतम सीमा मतलब कि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक क्या कर सकता है, न्यायाधीश रह सकता है। कहाँ का, तो सुप्रीम कोर्ट का। इससे ज़्यादा समय तक वो न्यायाधीश, अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा, सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर दोस्तों होना पड़ेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। 65 वर्ष से पहले भी वो चाहे तो अपने पद से हट सकता है त्याग पत्र दे करके, नहीं तो कुछ और भी कारण है जिसको लेकर के 65 वर्ष से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दोस्तों हटाया जा सकता है। वो कौन से कारण है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो वो क्या है, तो वो है साबित कदाचार। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या है, आता है साबित कदाचार दोस्तों, संसद में पेश होता है। जिस तरह से महाभियोग होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसी तरह से ये प्रक्रिया होती है साबित कदाचार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए साबित कदाचार जो आता है दोस्तों, ये क्या आता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर, जो 100 सदस्य हैं, वो हस्ताक्षर करके उन पर आरोप लगाते हैं, मतलब उनके गैर कृत्य कार्यों का या अनुचित कार्यों के खिलाफ उन पर क्या कहलाते हैं, आरोप लगाते हैं। लोकसभा में 100 सदस्य होंगे आरोप लगाने के लिए, और राज्यसभा में दोस्तों 50 सदस्य क्या करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है। एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे आपके, 2 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। क्या करेंगे, अगर आरोप लगा है तो ये 3 सदस्यीय समिति क्या करती है, उसकी जांच करती है, उसकी जांच करती है। अगर जांच में दोस्तों वो सही पाए जाते हैं तो वहीं पर क्या होता है, ये आरोप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये आरोप सही पाया जाता है तो ये इनका रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। तो संसद के दोनों सदनों को दोस्तों क्या होता है, अगर 2/3 बहुमत से वो जो प्रस्ताव आया है अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, साबित कदाचार पूर्ण हो गया उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं उनके पद से। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्या कभी ऐसा परिस्थिति आया है हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी न्यायाधीश के ऊपर साबित कदाचार चला हो? तो एक बार दोस्तों ऐसी परिस्थिति बनी थी, एक बार नहीं, एक आपके राजीव रंजन जी भी थे आपके न्यायाधीश, वहाँ भी चला था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो फेमस था आपके वी रामास्वामी, इनके खिलाफ क्या हुआ था, ये प्रस्ताव साबित कदाचार का प्रस्ताव दोस्तों आया था लोकसभा में, किंतु वहाँ से पारित नहीं हो सका था दोस्तों। तो इनका भी नाम भी याद रखिए कि इनके खिलाफ आया था, तो वी रामास्वामी के खिलाफ। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेतन और भत्ते के बारे में कि इनको वेतन कैसे मिलता है और भत्ता क्या होता है। तो आगे बात करते हैं, इनको वेतन और भत्ता जो मिलता है दोस्तों वो संसद द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। मतलब संसद दोस्तों तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना वेतन है, कितना मिलना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, कौन तय करता है, संसद तय करते हैं। इनको जो वेतन मिलता है वो हमारे भारत की संचित निधि होती है उसके द्वारा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है, इसके द्वारा दोस्तों इनको वेतन मिलता है। अगर बात करें कि वेतन कितना होता है, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको जो वेतन मिलता है वो 2,80,000 मिलता है, 2,80,000। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन मिलता है 2,50,000। उनको जो मिलता है कितना मिलता है, 2,50,000। तो ये भी आप याद रखिएगा, संसद निर्धारित करता है कहाँ से वेतन मिलता है, तो संचित निधि से वेतन मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा जानते हैं कॉलेजियम के बारे में कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली क्या है। ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है, तो कॉलेजियम प्रणाली दोस्तों
जो न्यायाधीश होते हैं उनके नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये कॉलेजियम प्रणाली। अब ये हमारे भारत में कैसे आया, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी कॉलेजियम प्रणाली का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया, किंतु बाद में ऐसी परिस्थिति बनी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम प्रणाली दोस्तों बनानी पड़ी। किसके लिए, तो न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए, जो ट्रांसफर होते हैं उसके लिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि 1950 से लेकर के 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करेंगे। किंतु यहाँ पर 1973 के बाद दोस्तों क्या हुआ, एक स्थिति आ गई कि वहाँ पर 3 मुख्य न्यायाधीश आपके वरिष्ठ न्यायाधीश के होते हुए एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया सरकार द्वारा कि जो क्या थे, आयु में कम थे, मतलब कि वरिष्ठता का वहाँ पर उल्लंघन किया गया। फिर उसके बाद 4 साल बाद पुनः मतलब 1977 में क्या हुआ दोस्तों, पुनः यहाँ पर वो समस्या फिर से बनी, जहाँ पर 10 वरिष्ठ न्यायाधीश के होते हुए फिर भी वहाँ पर जो कम आयु के न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश का पद दोस्तों दिया गया। तो इस तरह से क्या हुए, जो कार्यपालिका थी उनका हस्तक्षेप क्या हो रहा था न्यायपालिका में दोस्तों, मतलब बढ़ रहा था। तो इस उद्देश्य को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे भारत में तो ये मतलब कि बिल्कुल कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या स्वतंत्र है, मतलब वो किसी के हस्तक्षेप में दोस्तों अपना कार्य नहीं करेगी। तो इसी को लेकर के दोस्तों क्या आता है, कुछ कुछ मामले आते हैं। जैसा बता दिया आपको कि ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती थी। कॉलेजियम जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे हम बताएंगे इसमें और भी। न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति, जो प्रमोशन होता है, स्थानांतरण का निर्णय लेते हैं। और बताएं आपको कि भारतीय संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया, कॉलेजियम का कहीं भी क्या दोस्तों शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। अब दोस्तों आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कॉलेजियम का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों बताएं कि 1973 की घटना, तो उसको लेकर के दोस्तों आता है प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्ति और तबादलों पर भारत के जो सीजीआई होंगे उनके सुझाव की प्रधानता होगी, को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब कि सीजीआई जो भी प्रमोशन हो, स्थानांतरण होता है, कोई भी काम होता है, तो ये निर्णय कौन करेगा, कॉलेजियम करेगा। तो उसके खिलाफ अगर आप क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके पास ठोस कारण हो चाहिए। मतलब कि ठोस कारण होगा तभी क्या होगा, आप उन पर मतलब कि अस्वीकार कर सकते हैं। इस निर्णय के अगले 12 वर्षों के लिए क्या किया गया दोस्तों, न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका की प्रधानता या स्थापित कर दी गई। मतलब 12 वर्ष तक तो ठीक चला। उसके बाद फिर पुनः क्या आता है, दूसरा मामला आता है इसका, न्यायाधीश मामला 1993। पहला तो आ गया आपका 1981 में, उसके 12 वर्ष बाद फिर आता है 1993 में। इसमें क्या था, तो इसमें दोस्तों कहा गया था जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की है कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति होता है। परामर्श करने का मतलब कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं कि हाँ, कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत वो क्या होते हैं, एक प्रधान व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, न्यायाधीश बनाना चाहिए या मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए। इस तरह का वो अपना वक्तव्य रखते हैं। इस मामले में दोस्तों कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीजीआई के व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी दोस्तों क्या होगा, इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर 1993 में दोस्तों क्या होता है, कॉलेजियम प्रणाली की आपको यहाँ पर एक तरह का शुरुआत देखने के लिए मिलता है, जिसमें इसकी स्थापना यहाँ पर 1993 में होती है। यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश मिलकर के एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली बनती है, जिसका काम बता दिए, न्यायाधीश की नियुक्ति करना और स्थानांतरण हो गया, प्रमोशन की बात करना था दोस्तों। आगे बात करते हैं 1998 में दोस्तों तीसरा आता आपका न्यायाधीश मामला 1998 में। ये जो था आपका 3 सदस्य, इसको कर दिया था 5 सदस्य, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 दोस्तों अन्य न्यायाधीश होंगे। अब क्या करेंगे, ये निर्णय करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 5 सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली बन जाती है। यहाँ पर बता दिए कि 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया गया। आगे बात करते हैं
जिसमें बताएं कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। एक आता है दोस्तों आपका चौथा न्यायाधीश मामला 2015 में आता है। हम बता दिए थे कि यहाँ पर कार्यपालिका का बिल्कुल न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप दोस्तों नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो बदलाव करने का प्रयास किए। कार्यपालिका क्या किए, यहाँ पर बदलाव करने का काम किए। और चौथा न्यायाधीश मामला 2015 आता दोस्तों, जो 99 नंबर का संविधान संशोधन होता है दोस्तों 2014 में। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक नए निकाय के साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया। मतलब कि बदलने का ये एक अधिनियम दोस्तों पारित कर दिए, कहाँ पर, संसद में दोस्तों। किंतु यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था 2015 में, ये जो आपका संवैधानिक संशोधन हुआ 93 नंबर का, इसको क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कार्यपालिका को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम क्या है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल क्या स्वतंत्र है। मतलब कि न्यायपालिका अपना निर्णय लेने के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दिए कि किसी भी संवैधानिक संशोधन जो भी हमारे देश में संविधान में हो रहा है, तो उसका अंतिम जो समीक्षा करने का काम करता है वो कौन करता है आपका, वो न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट ही करती है दोस्तों। भले ही राष्ट्रपति का गया सहमति दे दी, अधिनियम बन गया, फिर भी वो संवैधानिक है कि नहीं है उसका समीक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात आ गई थी, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको गैर संवैधानिक घोषित करके इसको दोस्तों खत्म कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में। मतलब इन्हें कौन कौन से क्षेत्राधिकार मतलब कार्य हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग बात करेंगे मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। मतलब इनका जो मूल कार्य है, कौन कौन से ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अगर हम बात करें कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आता है, उसको समझेंगे। तो एक तरफ क्या है दोस्तों आपका केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। मतलब एक तरफ भारत सरकार है और एक तरफ कोई राज्य है या एक से अधिक हैं, उनके बीच कोई भी विवाद होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या दोस्तों एक तरफ क्या है, केंद्र है, मतलब कि भारत सरकार है, और एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो गए, मतलब केंद्र और एक से अधिक राज्य हो गए। और दूसरी तरफ क्या होगा दोस्तों, एक या एक से अधिक राज्यों जो दूसरी तरफ है उनके बीच विवाद होता है, तो ये मामला कहाँ जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच क्या होता है, कोई विवाद होता है दोस्तों, मतलब राज्यों के बीच आपस में विवाद होता है, तो ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको नोट कर लेना है कि जो अनुच्छेद 262 में जल विवाद के बारे में बात किया गया है, जल विवाद के बारे में बात किया गया है, तो ये कहाँ जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। ये कहाँ जाता है, ये जाता है दोस्तों संसद में। मतलब ये इसका समाधान कहाँ होता है, तो संसद द्वारा दोस्तों का समाधान होता है इसका। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो जल विवाद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 262 का। दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, जैसे आप देखते हैं तमिलनाडु और आपका कर्नाटक के बीच में हो गया है कावेरी जल विवाद को लेकर के, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि ये मामला संसद में दोस्तों जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है कि मान लीजिए जो निचली अदालत आपके खिलाफ क्या किया, निर्णय दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि निर्णय क्या है, आपके खिलाफ है, मतलब सही नहीं है ये, मतलब कि ज़बरदस्ती आपको आरोपित मतलब कि आरोप ला करके आपको यहाँ पर दंडित किया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो उच्च न्यायालय है उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार दोस्तों है। तो यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम लोग समझेंगे दोस्तों चार बातों को। एक आपका है कौन कौन से अपील है, तो एक संवैधानिक मामलों में अपील है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 132 में किया गया है। दूसरा है दीवानी मामलों में अपील जिसका उल्लेख अनुच्छेद 133 में किया गया है। तीसरा आपराधिक मामलों में जिसको हम फौजदारी बोलते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 134 में किया गया। और चौथा जो है वो विशेष अनुमति द्वारा अपील जो अनुच्छेद 136 में किया गया। तो ये चारों प्रकार के अपील को दोस्तों आप याद रखिएगा, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति। मतलब 131 में आपका हो गया मूल क्षेत्राधिकार, 132 से 136 के बीच में हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसको बांटे हम लोग, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक मतलब फौजदारी इसको बोल सकते हैं, विशेष अनुमति जिसको 136 में उल्लेख किया गया है। आगे दोस्तों बात करते हैं अभिलेख न्यायालय।
अगर बात करेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 131। अभी अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो अभिलेख मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख क्या होता है, कि आप इतिहास में जब पढ़ते होंगे अभिलेख, अभिलेख मतलब किसी ऐसा साक्ष्य जिस पर क्या कुछ लिखा हुआ मिले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभिलेख। या चट्टान हो या आपके मृदभांड हो, उस पर कोई भी लिखावट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभिलेख मिलते हैं, जो हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी देती है। लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब कि यहाँ पर दो बातें यहाँ निकल करके आती है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय को लेकर के। कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उनके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इस पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय लेता है, तो वो जो निर्णय देता है, तो वो उनके निर्णय क्या होगा, वो एक अभिलेख साक्ष्य के रूप में क्या किया जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा दोस्तों, मतलब उसको रखा जाएगा। और कोई भी अगर उच्च न्यायालय हो गए तो उन पर प्रश्न दोस्तों उठाने का उनको अधिकार नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का भी दोस्तों अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कोई भी आदेश देता है और उसको क्या कर रहे हैं, जो निचली अदालत है वो मान नहीं रही है, तो दंडित करने का भी अधिकार अभिलेख न्यायालय के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसमें आपको 6 महीने का सामान्य कारावास हो सकता है और 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। न्यायिक समीक्षा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। अब ये क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले में, मतलब कि कोई भी उनके पास मामला आया तो उस पर क्या किया, अपना फैसला सुना दिए। अब उनको लग रहा है कि क्या ये फैसला सही नहीं है, तो उनको दोबारा वो अपना उस पर सुनवाई दोस्तों कर सकते हैं, जिसे हम लोग न्यायिक समीक्षा के नाम से दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर वही है कि न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देता है। ये तो समझ गए। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो भी संसद द्वारा और विधानमंडल द्वारा विधेयक पास होता है और अधिनियम का रूप लेता है, तो वो संवैधानिक है कि नहीं, उसकी समीक्षा करने का भी काम कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, संविधान का अंतिम व्याख्या मतलब कि व्याख्याकार होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार मतलब कि कुछ ऐसे परिस्थिति दोस्तों आते हैं कि जब राष्ट्रपति को क्या होता है, जरूरत पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श मतलब कि परामर्श या सलाह लेने का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। लेकिन यहाँ विशेष बात ये याद रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए दोस्तों बाध्य नहीं है, उनके इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो अपना एडवाइस दिए तो राष्ट्रपति मान भी सकता है अथवा नहीं मान सकता दोस्तों। किंतु यहाँ पर सलाहकार की हम बात किए तो सलाहकार के लिए यहाँ पर दो बातें विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। पहला है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर, लग रहा है कि कोई सार्वजनिक महत्व के मामला है तो उस पर वो सलाह ले सकते हैं, लग रहा है कि इस पर प्रश्न उठ सकता है या उठने की संभावना है, तो उसको लेकर के राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। या दूसरा जो है दोस्तों, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर वो विचार विमर्श राष्ट्रपति कर सकते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब दोस्तों हम अंतिम में थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनके बारे में। 124 से लेकर के 145 तक है, उसको हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से देख लेते हैं कि 124 सब में क्या है, 25, 26 से 47 तक के बीच में क्या है। अनुच्छेद 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा, बता दीजिए कि संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश, मतलब आवश्यकता अनुसार संसद क्या कर सकती है, न्यायाधीश की संख्या वृद्धि कर सकती है। कितने बता दिए थे, मूल संविधान में 8 थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, अभी कितने 34 हो गए, 1 + 33। अनुच्छेद 125 के बारे में बात करें तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 125 में वेतन और भत्ता याद रखिएगा।
अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। कोई भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो गया, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी उसके बारे में अनुच्छेद 126 कहता है। जब हमारे सीजीआई अनुपस्थित रहते हैं तो कार्यवाहक रूप में भी क्या होते हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों 127 अतिरिक्त न्यायाधीश, जिसको हम लोग तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, अब ये क्या होता है कि किसी भी बैठक के लिए दोस्तों व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप भी कोई सभा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति हो ताकि हम सभा का आयोजन ठीक तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होती है दोस्तों, तो वहाँ पर एक कोरम होता है। अगर वो कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 127 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर करके अपना कोरम पूरा करके बैठक दोस्तों कर सकते हैं, जिसका उल्लेख 147 में किया गया है। अनुच्छेद 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्य करने की अनुमति, मतलब कि जो सेवानिवृत्त रिटायर हो गए हैं, अब उनके न्यायाधीश को हमको क्या है जरूरत पड़ा है उनसे कार्य लेने का, तो यहाँ उसका भी प्रावधान दोस्तों किया गया है। आगे है अनुच्छेद 129 जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, अभिलेख न्यायालय। अगर बात करेगा कि अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट का, 129। वहीं हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में, तो 215 क्या है उसमें अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 130 दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के सीट के बारे में बात करता है, 130 सर्वोच्च न्यायालय के सीट के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग 131 बता दिए थे मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। अनुच्छेद 132, 33, 34 अपील क्षेत्राधिकार के बारे में बता दिए थे दोस्तों। 135 जो है आपका संघीय न्यायालय की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरण कैसे होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 136 ये भी आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार ही है, ये विशेष अनुमति के तहत अपील की जाती है। और आपका 137 क्या है, न्यायिक समीक्षा के बारे में बता दिए कि कोई भी विधेयक या अधिनियम बनता है तो उसकी समीक्षा करने का काम कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। 138 हो गया अधिकार क्षेत्र का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान भी दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 138 में है। और रीट जारी करने की शक्ति, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रीट दोस्तों जारी करता है। तो ये 5 प्रकार रीट जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, अधिकार कौन देता है, तो वो अनुच्छेद आपका 139 याद रखिएगा। 5 प्रकार की रीट तो जारी कर दे रहा है अनुच्छेद 32 के द्वारा, जो 5 प्रकार का बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं, अधिकार परीक्षा हो गया आपका, ये सब जो है 5 प्रकार की रीटों का जारी करने का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। किंतु यहाँ पर जो शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है रीट जारी करने की। आगे बात करते हैं 140 जिसमें कहा गया है सहायक शक्ति के बारे में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सहायक शक्ति के बारे में उल्लेख 140 में किया गया है। अनुच्छेद 141 है दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। मतलब कि जितने भी हमारे न्यायालय हैं वहाँ पर क्या है, इनके द्वारा जो भी कानून मतलब आदेश दिए जाते हैं तो क्या है वो बाध्यकारी, मतलब उनको मानना ही मानना है दोस्तों। किसको, तो जो भी हमारे भारत में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनको दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों 142 के बारे में। 142 कहता है कि पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति, मतलब 142 क्या है, पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति के बारे में। 141 बता दिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के द्वारा। अनुच्छेद 144 में कहा गया दोस्तों कि न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन, मतलब कि न्यायालय का परिवर्तन मतलब या परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, मतलब कि उनके जो भी आदेश होंगे उनको कैसे जितने भी न्यायालय है उनको मानना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मतलब स्थापित करने के बाद परिवर्तन मतलब क्या कर सकते हैं, उसको स्थापित, न्यायालय को स्थापित करना उनके आदेशों को। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों, कैसे कैसे नियम हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 146 कहता है कि न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है आपके। और बाकी जो आपका अन्य जो प्रावधान है अनुच्छेद आपके 147 में दोस्तों उल्लेख किया गया है। और दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारे भारत के पहले सीजीआई थे, पहले मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, हरिलाल जे कन्या नाम था उनका, इनका नाम भी याद रखिएगा। सबसे जो लंबा कार्यकाल रहा है वो कौन सा सीजीआई का रहा है, तो वाई चंद्रचूड़, जो 1978 से लेकर के 85 तक लगभग 7 साल से भी ज़्यादा दोस्तों ये आपके सीजीआई के पद पर रहे थे। ये चंद्रचूड़ वही हैं, वाई चंद्रचूड़ के पिताजी हैं ये। आगे बात करते हैं सीजीआई का सबसे छोटा कार्यकाल जो मात्र 17 दिन का रहा था, कौन थे, तो कमल नारायण सिंह। वर्तमान में बात कर ले कि वर्तमान में जो हमारे अभी सीजीआई हैं जो 91 नंबर के हैं, मतलब कि 51
51 नंबर के हैं वो कौन है, तो वो संजीव खन्ना भी है। कौन है आपके, संजीव खन्ना, इनका नाम भी याद रखिएगा, संजीव खन्ना है अभी वर्तमान में हमारे भारत के 51 नंबर के CGI, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब क्लास कैसा लगा दोस्तों में कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई पॉइंट समझने में समस्या आई होगी तो भी दोस्तों हमें कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके दोस्तों वहाँ पर आप अपने जो भी समस्याएं हैं उसको दोस्तों रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम पर क्यूज़ ग्रुप भी शुरू हुआ है, जो ऑल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, या तो आपके बिहार में जितने भी ऑल एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी में हुए हैं, SSC द्वारा लिए गए हैं या रेलवे द्वारा दोस्तों जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, उस सभी एग्ज़ामों का दोस्तों डेली रात में 9:30 बजे क्या होता है, क्यूज चलता है दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दोस्तों रहता है। अगर आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन करना तो उसका भी हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन या आपके कमेंट बॉक्स में दोस्तों, तो वहाँ से आप जा करके जुड़ करके दोस्तों उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर क्लास दोस्तों बढ़िया लगा है या संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बाकी सब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अपने तैयारी में लगे होंगे, आने वाले एग्ज़ाम बहुत सारे हैं और अपने एक सीट को पक्का करने का इरादे के साथ तैयारी में दोस्तों जुटे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।